Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter number 4 of Civics class 8, that is understanding laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote. आपने कुछ ऐसे कानूनों के बारे में जानते होगे जो कि ये डिसाइड करते हैं कि मैरिज की एज क्या होनी चाहिए और किस एज में जो एक बंदा है वो वोट कर सकता है. एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. और ऐसे लॉज के बारे में भी जानते होंगे जो कि जायदाद को बेचने और खरीदने के बारे में है. वी नाउ नो that the parliament is in charge of making laws. हम जानते हैं कि जो संसद होती है वो जो है नियम बनाती है. Do these laws apply to everyone? क्या ये laws जो होते हैं, कानून होते हैं, सब पर ही जो है अप्लाई होते हैं. How do new laws come into being? और कैसे नए जो कानून जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व होता है. Could there be laws that are unpopular or controversial? क्या कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो कि लोकप्रिय नहीं होते हैं और जिनका विरोधाभास होता है. What should be as citizen do under such circumstances? एक नागरिक होने के नाते ऐसे हालातों में हम क्या कर सकते हैं. जो laws apply to all, क्या जो कानून होता है वो सब पर एक जैसा ही जो है अप्लाई होता है. अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे. अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग. एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपने बच्चे को या अपने बेटे को छुपाता है बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10 years jail sentence by the district court for a crime that he has committed. क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने उसके बेटे को 10 साल की सज़ा सुनाई है किसी जुर्म को करने के लिए. डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्शन वर राइट? क्या आप सोचते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो ये काम था, जो ये एक्शन था अपने बेटे को छुपाने का, ये सही था? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ? क्या उसके जो बेटा है उसे कानून से बाहर रखना चाहिए जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पावरफुल? क्योंकि उसका जो पिता है वो आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पर पावरफुल है. द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. तो ये इस तरह के जो केस होते हैं वो जो कानून होते हैं उसकी उल्लंघना करने वाले होते हैं. एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर एग्रीड. जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो सदस्य थे वो इस बात पे राजी हुए थे देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इंडिपेंडेंट इंडिया. आर्बिट्रेरी होती है मनमानी. तो कहते कि जो पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है, उनका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा आज़ाद भारत में. They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. इसलिए उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें ऐसे प्रावधान किए कि जो कानून के नियम हैं, ठीक है, वो निर्धारित करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन्स इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी वो ये रखी गई थी कि आज़ाद भारत में जो सभी लोग हैं वो कानून के सामने बराबर होंगे, यानी कि कानून सबके लिए एक जैसा होगा. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर. और जो कानून है वो किसी भी इंसान के साथ जो उसका धर्म है, उसकी जाति है या फिर उसका जो जेंडर है कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, ठीक है, उसके आधार पर उसके साथ कोई जो भेदभाव नहीं कर सकता है. What the rule of law means, और rule of law means कानून के नियम का क्या मतलब है? That all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. कि जो देश के कानून हैं वो सारे नागरिकों पर एक जैसे लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. निदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना तो कोई गवर्नमेंट का अफसर, नॉर अ वेल्दी पर्सन,
ना ही कोई अमीर आदमी नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, और ना ही देश का राष्ट्रपति उस कानून के ऊपर है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। अगर किसी भी कानून की उल्लंघना की जाती है तो उसके लिए एक विशेष सजा होती है, एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड। और एक प्रोसेस भी होता है जिसमें कि जिस इंसान ने गलती की होती है उसको साबित करने का एक प्रोसेस होता है, तभी उसको वो सज़ा सुनाई जाती है। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? बट क्या ये हमेशा ही ऐसा ही होता है? इन एंशियंट इंडिया, पुराने भारत में, देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। बहुत सारे और ओवरलैपिंग करने वाले जो लोकल कानून थे, जो क्षेत्रीय कानून थे। डिफरेंट कम्युनिटीज इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस लॉज। और जो डिफरेंट कम्युनिटी होती थी वो अपने अकॉर्डिंग जो वो लॉज थे उनको अप्लाई करती थी और इंजॉय करती थी। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेम क्राइम vary depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized। और कहते कि कुछ केसेस ऐसे भी थे कि जिसमें एक सेम तरह का क्राइम दो लोगों ने किया होता था, लेकिन दोनों लोगों को उनके कास्ट बैकग्राउंड यानी कि उनके जाति के आधार पर, क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे, वो नीची जात के थे, तो उनके साथ जो था बहुत ही हार्श जो उनको पनिशमेंट दी जाती थी कि जो ऊंची जात का है उसको कम पनिशमेंट दी जाती थी, जो नीची जात का है उसे ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। दिस slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period। और फिर ये सब जो था धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया जैसे ही colonial period आया। It is often believed that it was the British colonialist who introduced the rule of law in India। और कहते हैं कि ये विश्वास किया जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने ही भारत में जो था कानून बनाया था, कानून के नियम बनाए थे। Historians have disputed this claim on several grounds। और जो इतिहासकार हैं वो इस तरह के क्लेम को के बारे में जो उनमें मतभेद हैं, टू ऑफ विच इंक्लूड, जिनमें से दो कानून ऐसे थे। फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। फर्स्ट तो ये था कि जो कॉलोनीवाद था, है ना, और वो उन्होंने जो लॉ बनाए थे, कानून बनाए थे, वो अपने मनमाने ढंग से ही बनाए थे। आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाने ढंग से बनाए गए। एंड सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। और फिर दूसरा ये था कि जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने जो था बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी कानूनी क्षेत्र में जो लॉ था उसको डेवलप करने के लिए ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। One example of the arbitrariness that continue to exist as part of British law is Sedition Act of 1870। और उसमें से एक जो मनमाने ढंग से बनाया गया कानून था और जिसको कंटिन्यू रखा गया था एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ, वो था सेडिशन। और सेडिशन क्या होता है? राजद्रोह, है ना। अगर किसी को मतलब राजद्रोही पाया जाता था तो उसके खिलाफ बिना कुछ सबूतों के ही उस पर एक्शन लिया जाता था। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। और इसके अनुसार क्या था कि अगर कोई भी जो था पर्सन, है ना, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था या उसकी आलोचना करता था तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अरेस्ट कर लेती थी बिना किसी उचित परीक्षण के। मतलब साबित होता या नहीं होता ये बात की बात थी, लेकिन अगर शक के बिना पे ही उस इंसान को जो अरेस्ट कर लिया जाता था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। और जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने इस रूल के अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट जो था वो प्रोटेस्ट किया और इसकी भर्त्सना की, आलोचना की कि ये मनमाने ढंग का कानून था और ये नहीं चलने वाला। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी।
और उन्होंने जो समानता के लिए भी लड़ना शुरू किया एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ, और वो इस कानून को बदलने के चाहवान थे। अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे, और कुछ ऐसे कानूनों के विरोध में भी थे जो कि उन्हें जो था मानने के लिए, उन कानूनों को मानने के लिए फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती की जाती थी उनके साथ। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन एमर्जिंग। जो भारतीय जो कानूनी प्रोफेशन था, ठीक है, वो भी जो था इमर्ज होने लगा, अस्तित्व में आया एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। और उसने ये डिमांड की कि जो कॉलोनियल कोर्ट है जो ब्रिटिश द्वारा एस्टेब्लिश की गई हैं, वहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। और उन कोर्ट्स में उन्होंने जो भारतीय थे उनके जो कानूनी हक थे उसके लिए जो बचाव में अपने प्रस्ताव रखने शुरू किए। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। और जो भारतीय जज थे उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण जो फैसले थे उनको बनाने में अपनी भूमिका निभाई। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of the law during the colonial period। और इस प्रकार कॉलोनियल पीरियड में जो इंडियंस थे उन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी रूल्स ऑफ लॉ, जो कानून के नियम थे उनके क्रमागत उन्नति में। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation। और संविधान को अपनाने के साथ ही इस जो दस्तावेज ने एक बहुत ही अच्छी नींव जो थी वो रखी थी, ऑन विच जिसके आधार पर आर रिप्रेजेंटेटिव बिगन मेकिंग क्लास फॉर द कंट्री। जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने भी देश के लिए कानून बनाने शुरू किए। एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज। हर साल जो हमारे प्रतिनिधि थे वो बहुत सारे कानून बनाते थे, एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वन। और जो उस वक्त चल रहे कानून थे उनको भी रिवाइज किया जाता था। इन योर क्लास 6 बुक यू रेड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और छठी क्लास की जो आपकी किताब थी उसमें आपने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, और ये लॉ क्या था, सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। कि जो बेटा है, बेटियां हैं और माँ है, वो जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें बराबर की हिस्सेदारी रखेंगे। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। और उसी तरह से जो था एक और लॉ आया था, नया लॉ आया था जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो था बनाया गया था। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी। अब सोचने की बात ये है कि लोग कैसे सोचते हैं कि जो नए लॉ है वो आने चाहिए। You will need more about this in the next section, और अगले सेक्शन में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। How do new laws come about? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि न्यू लॉज कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। जो संसद होती है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है कानून बनाने में। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस। बहुत सारे जो हैं तरीके हैं जिससे कि ये चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह बनाती हैं। एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। और जो हमारे समाज है उसमें अलग अलग तरह के गुट होते हैं दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ, जो कि एक स्पेसिफिक या एक विशेष कानून बनाने के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। और जो संसद का वहाँ पे काम क्या होता है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं उनके प्रति वो थोड़ी सी सेंसिटिव रहे।
Let us read the following story to understand how the issue of domestic violence was brought to the attention of the parliament. अब हम नीचे एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। वो बताएगी कि जो घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, उसे पार्लियामेंट में अटेंशन क्यों दी गई, एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ। और जो इसके लिए इस जो हिंसा को रोकने के लिए जो प्रोसेस अपनाया गया था, ठीक है, उसने क्या किया, उस प्रोसेस के बाद ही एक नया कानून बनाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट और इंजरी ऑफ हार्म कॉज्ड बाय एन अडल्ट मेल। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है? डोमेस्टिक वायलेंस में होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कहते कि इसमें या तो किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, इंजरी हो जाए, है ना, इसको जख्मी किया जाए, और हार्म या नुकसान पहुंचाया जाए, और या फिर थ्रेट ऑफ इंजरी कि जख्मी करने की धमकी दी जाए, और हार्म कॉज्ड बाय एन अडल्ट मैन, और कोई नुकसान जो कि एक अडल्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, यूजुअली द हस्बैंड। और उसमें आते कौन कौन है कि पति अगेंस्ट हिज वाइफ, जो कि अपनी वाइफ के खिलाफ है। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप। ये जो इंजरी होती है, जख्मी किया जाता है औरत को, वो उसको मारने के बाद होता है, और इमोशनली अब्यूजिंग हर, और या फिर उसे जो भावनात्मक तौर पे जो है उसे तंग किया जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब होती है लेडी जस्ट बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। अब्यूज ऑफ द वीमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड, और इन अब्यूज़ में और क्या आता है विमेन अब्यूज़ में कि गाली गलौज करना, जैसे वर्बल हो गया या धमकाना, है ना, सेक्सुअल हो गया, एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ हो गया, और आर्थिक तौर पे उसे तंग रखना। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, वो क्या आगे बताता है कि डोमेस्टिक वर्ड जो है उसको पहले अंडरस्टैंड किया जाए, टू इंक्लूड ऑल वुमेन, उन सब औरतों को इंक्लूड किया जाए, हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, कि जो कि एक सांझे घर में रहती थी या रहती हैं, विद द मेल मेंबर्स, जो मेल मेंबर्स के साथ, हु इज़ परपेट्रेटिंग द वायलेंस, जो कि वायलेंस जो है उस लेडी के साथ कर रहे हैं। अभी देखिए थोड़ी सी ये जो है स्टोरीज सी बताई गई हैं। शाजिया The today newspaper isn't it a great day for women? अभी एक लेडी दूसरी लेडी को बोलती है कि शाजिया, क्या आप जानते हो कि लेडीज़ के लिए एक महान दिवस है, क्या तुमने आज पेपर पढ़ा है? नो जस्ट वीमेन, ना सिर्फ लड़कियां ही, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। कहते जो वायलेंस फ्री, हिंसा के बिना जो घर होते हैं, कहते उससे सबका ही भला होता है। Kusum, it has taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. फिर वो कहती है कि कुसुम, इस लॉ को बनने में ना बहुत सारा समय लग गया था। It began with establishing the need of a new law. और ये तभी से शुरू हुआ जबकि इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर ए वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक कुसुम और शाजिया कौन है कि जो एक वेमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। और वो जानती थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो एक्ट बना है वो किस तरह से जो था वो पास हुआ था और कितना उसको अरसा लग गया था। अभी इसमें ने एक एग्जांपल दिया, अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। से आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, कि मुझे एक मशवरा चाहिए, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं। आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन सो फार, और मैंने किसी को भी नहीं बताया है। आई फील सो अशेम्ड, क्योंकि मुझे शर्म आती है। आई कैन नॉट गो टू
गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, और कहती कि ये मैं सब कुछ सह नहीं सकती, बट आई हैव नो वेयर टू गो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए। दूसरी औरत क्या कहती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ, वो कहती है कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। दे वर्बली अब्यूज मी, और वो मुझे जो गाली गलौज करते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, और मैं अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाती हूँ। दे में इवन थ्रो मी आउट, वो मुझे बाहर भी, घर से बाहर भी फेंक सकते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, फिर एक औरत कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, जिसके साथ घर में वायलेंस हो रहा है वो कहती है कि मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि ये वायलेंस जो है, जो हिंसा मेरे साथ हो रही है, उसको रोका जाए। आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, और बूढ़ी औरत क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा और बहू मुझे घर से बाहर निकाल दें। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टेंस लॉ इज क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस, और वो कहते हैं कि ये जो एग्जिस्ट कर रहे लॉ दुर्भाग्यवश ये उन लोगों के लिए बना है जो कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, कि जैसे इंजरी वगैरह कर दी या कुछ और, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो 1990 तक एक नया कानून बनाने की जो थी वो मांग जो थी वो महसूस होने लगी, जो कि विभिन्न तरीकों से हो सकता था। वी हैव हर्ड टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वीमेन, हमने बहुत औरतों से प्रमाण मिले हैं। वी हैव सीन दैट वीमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, और हमने ये भी देखा है कि जो औरतें हैं वो पीटने के बाद जो है जब उनकी पिटाई की जाती है तो वो प्रोटेक्शन मांगती हैं। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन शेयर्ड हाउस होल्ड, और फिर इस तरह की शायद और भी बहुत औरतें आई होंगी जो कि शेयर हाउस होल्ड में रहना चाहती हैं, साझे घर में रहना चाहती हैं, एंड ऑफन टेम्पररी रिलीफ, और जो कि राहत पाना चाहती हैं इन सब चीज़ों से। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इश्यूज। अब ऊपर जो थे दो इश्यूज थे, एक तो था कि एक औरत कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, मैं पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस सब को बंद कर देना चाहती हूँ। दूसरा केस था एक औरत का, बूढ़ी औरत का, जो कहती है कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं और लगता है कि वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो जब ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं आई होंगी पब्लिक हियरिंग में, तो फिर ये कानून शायद एग्जिस्टेंस में आया होगा, एक नीड बनी होगी कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको रोका जाए, वो लेडी को प्रोटेक्शन दिया जाए, और वो लेडी जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना चाहती है, साझे घर में रहना चाहती है, उसे वहाँ रहने का हक दिया जाए। In 1999, Lawyers Collective, a group of lawyers, law students and activists, after a nationwide consultation, took the lead in drafting the domestic violence bill. अब हुआ क्या कि 1999 में जो लायर्स थे वो इकट्ठा हुए, है ना, उसमें ग्रुप ऑफ लॉयर्स था, लॉ के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे और कार्यकर्ता थे। आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन मीन्स देशव्यापी परामर्श हुआ इस चीज़ पे, टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, और तब जाकर कहें कि इस कानून को बनाने की रूपरेखा बनाएगी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, जिसमें प्रिवेंशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जो था एक ड्राफ्ट बनाया गया। एंड दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड, और फिर इस ड्राफ्ट बिल को वाइडली सर्कुलेट किया गया। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse. अब क्या कहा गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें क्या कुछ होना चाहिए, फिजिकल यानी कि शारीरिक, और आर्थिक, सेक्सुअल और वर्बल, है ना, और इसके साथ ही इमोशनल, कि किसी को इमोशनली तंग करना। The law should cover any women living within a shared domestic space, और लॉ ये भी होना चाहिए कि जो एक औरत साझे घर में रह रही है, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड। एविक्टेड मीन्स कि उसे निकाला ना चाहिए वहाँ से, उस चीज़ से उसे बचाना चाहिए,
फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, साझे घर से, ठीक है। एविक्टेड मीन्स कि उसे निकालना। वट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, तो फिर इसी तरह से ये लोग इकट्ठे हुए थे। कौन कौन इकट्ठे हुए थे? लॉयर्स इकट्ठे हुए थे और लॉ के विद्यार्थी, एक्टिविस्ट और देशव्यापी जो परामर्श हुआ था उसमें जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो मॉनेटरी रिलीफ है उसके बारे में क्या कहा जाए। द वीमेंस मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। और फिर इसके बाद इस बात को संसद में रखा गया और कहा कि जो वेमेन मूवमेंट है वो चाहती है कि नया कानून बनाया जाए। किसके बारे में? डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसे एक नया रूल जो है पार्लियामेंट में वो जल्दी लेके आना चाहिए। दिस बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। अब शायद बिल का ड्राफ्ट हो गया गया है, ठीक है। फिर उसके बारे में चर्चा क्या हुई? दिस बिल हैज़ नॉट ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, कि ये बिल वो नहीं है। औरतें कहती हैं कि जो हम सजेस्ट कर रहे थे, वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और जो इसका अभी का रूप है उसी में हमें जो है इसका विरोध करना चाहिए। लेट अस हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और किसी भी कानून को बच्चों जब अपोज किया जाता है या कंट्रोवर्सी होती है किसी कानून को लेकर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन, और कहते कि ऑनलाइन याचिका भी दायर कर देनी चाहिए। एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट के एस्टीम्ड मेंबर थे और स्टैंडिंग कमेटी थी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड। ये जो अब का बना हुआ बिल है वो चेंज होना चाहिए। अब ये चर्चा होनी शुरू होगी। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। और कहते कि ये जो बिल बना है इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जो प्रपोजल दिया गया है, डिफाइन किया गया है, हम उसके साथ जो है सहमत नहीं है। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। कहते कि लॉ में जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी टेम्पररी कस्टडी जो है वो बीच में आनी चाहिए। In December 2002, the Standing Committee submitted its recommendations to the Rajya Sabha and these were also tabled in the Lok Sabha। और कहते 2002 दिसंबर में एक कमेटी ने अपना जो था रिकमेंडेशन था, जो अपने सिफारिशें थी, है ना, वो जो थी कहते राज्यसभा में जो रखी गई और लोकसभा के टेबल पर भी रखी गई। द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वीमेन ग्रुप्स। और जो कमेटी थी उसमें जो वीमेन ग्रुप था उसके ऑलमोस्ट सभी डिमांड्स को मान लिया था। फाइनली अ न्यू बिल वाज री इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2005 और 2005 में एक नया बिल जो था उसको जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। After being passed in both houses of parliament, it was sent to the president of his assent और फिर उसके बाद में इस बिल को कहाँ भेजा गया? जो प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए भेजा गया। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी बिल बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद फिर वो कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए जाता है और फिर फाइनल बिल जो है वो कानून जो है वो बन जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006 और फिर ये इफेक्ट में कब आया? मतलब असलियत में इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट कब आया? 2006 में ये लागू हो गया था। व्हाट इज दिस न्यू लॉ? अब इसके बारे में चर्चा होने लगी कि ये नया लॉ क्या है। द लॉ इज फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम। तो ये कहता था कि जो औरत है उसके हक क्या हैं ऐसे घर में जिसमें कि हिंसा नहीं हो रही है, ठीक है। वायलेंस फ्री होम होना चाहिए और उसके राइट्स क्या होने चाहिए। एंड प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और ये जो नया कानून था वो क्या बताता था? पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता था कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या कुछ आता है। This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, and sisters affected by violence in their homes। और इस तरह से millions of women थीं जिनमें की पत्नियां थीं, माएँ थीं,
बहनें थीं और बेटियां थीं, उन सबको उनके घर में जो वायलेंस होता था उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया रूल एग्जिस्ट हो गया था। दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, और ये जो लॉ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस, क्योंकि ये किसकी पहचान कराता था, द राइट ऑफ वीमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। एक औरत को सांझे घर में रहने के क्या हक हैं। विमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, और अगर फिर कोई उसकी वीमेन के साथ जो हिंसात्मक कार्रवाई घर में होती है तो उसे प्रोटेक्शन के ऑर्डर दिए जाएंगे। विमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ, और विमेन जो है उसको पैसा भी देना पड़ेगा राहत के लिए, टू मीट देयर एक्सपेंसेस, ताकि वो जो अपने खर्चे चला सके, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट भी उसके बीच में आएगी। नाउ बीइंग अनदर लॉन्ग जर्नी, फिर वो कहते हैं कि फिर एक बहुत लंबे समय के बाद ये जो वीमेन प्रोटेक्शन बिल जो था वो आया था। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड, और फिर वो कहते हैं कि ठीक है ये लॉ तो बन गया, लेकिन अब गवर्नमेंट को ये इंश्योर भी करना चाहिए कि ये लॉ जो है वो जो है लागू भी होगा और उसको इफेक्ट में भी लाया जाएगा। ठीक है। कहते ऑफन वीमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड आर सीन एज ए विक्टिम। अक्सर कहते हैं कि जो औरतें होती हैं जिनके साथ वायलेंस होती है, हिंसा होती है ना, या वो किसी भी तरह से किसी भी अब्यूज्ड होती हैं और उसका शिकार बन जाती हैं, बट वीमेन स्ट्रगलिंग इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव। लेकिन फिर भी ये औरतें इतना वायलेंस होने के बाद भी है ना, विक्टिम बनने के बाद भी ये जो है जीती हैं, ठीक है, सर्वाइव करती हैं इन सिचुएशंस में भी। देयरफॉर इसलिए इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रेफर टू देम एज सर्वाइवर्स रादर दैन एज विक्टिम। तो उनको इन सारे हालातों का शिकार वर्ड यूज़ करने के बजाय जीवित बच्चे लोग जो हैं वो कहना चाहिए, कि उनको सर्वाइवर कहना चाहिए। एज द वन एग्जाम्पल शोज, अब जो एग्जाम्पल थी वो क्या शो करती है, द रोल ऑफ सिटीजन्स इन क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉ। अब लोगों को, संसद को ये सिटीजन्स इज क्रूशियल है ना, तो रोल ऑफ सिटीजन क्या है, रोल ऑफ सिटीजन ये है कि वो पार्लियामेंट जो है उसको हेल्प करे, किस चीज़ में, फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स, ये जो डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज, कि जो लोग जो है उन मुद्दों में जो लॉ बनाए हुए हैं उनकी पालना करेंगे। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड at every stage of the process, the voice of citizen is crucial element। कोई भी कानून जब बनता है तो हर एक स्टेज में जो प्रोसेस होता है उसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो एक क्रूशियल एलिमेंट होता है, एक स्पेशल जो होता है, बहुत ही ज़रूरी तत्व होता है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, और अगर मान लो कि उसके आप अगेंस्ट भी हैं या फिर आप कोई कानून लाना चाहते हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की, किन किन मीडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी वॉइस आपने उठानी है टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। और इनके थ्रू जब आप बात करते हो तो जो पार्लियामेंट होती है उसके पास अपनी आवाज़ पहुंचाना ज़्यादा इजी हो जाता है और लोगों तक उसकी बात पहुंचना बहुत ही पारदर्शी हो जाता है। अब बात आती है कि कानून बनाने के लिए आवाज़ उठा दी है ना, कानून बन भी गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो शायद लॉ की नज़र में, संविधान की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में वो लॉज बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो उनके फेवर में नहीं है। अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज, कि ये अलोकप्रिय और जो विरोधाभास रखने वाले लॉज हैं, कानून हैं, वो क्या हैं। Let us now look at the situation। अब एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जाते हैं where the parliament passes laws, जहाँ पार्लियामेंट लॉ पास करती है, that turns out to be very unpopular। अब लॉ तो बन गया लेकिन उसको बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया। Sometimes a law can be constitutionally valid, sometimes संविधानिक तौर पे वो लॉ जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, वैलिड होता है,
एंड हैज लीगल, और जब वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो वो लीगल भी होगा, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर, लेकिन फिर भी लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल, और लोगों को ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा होता है, बिकॉज दे फील, क्योंकि उनको ये लगता है दैट द इंटेंशंस बिहाइंड इट इज अनफेयर, कि ये बनाने के पीछे जो इंटेंशन थी वो सही नहीं थी, एंड हार्मफुल, और वो इंटेंशंस क्या थी, खतरनाक थी, हार्मफुल थी। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज, इसलिए लोगों को इसकी आलोचना तो करनी चाहिए। दिस लॉ होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, कैसे करनी चाहिए, कि उनको पब्लिक मीटिंग करनी चाहिए, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स भी लिखना चाहिए, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर्स, अब हमारा देश भारत है, ठीक है, इसमें लोकतंत्र है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament, जो लोग हैं वो अपनी अनविलिंगनेस के वो नहीं मानते उस चीज़ को, उस बिल को, ये जो है जो दमनकारी कानून उनके अकॉर्डिंग, जो जनता सोचती है कि ये दमनकारी कानून है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का हक होता है। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, जब बहुत सारे लोगों को ये लगना लगता है कि हाँ ये जो बिल पास हुआ है या जो ये कानून पास हुआ है वो गलत है, then there is pressure on the parliament to change this, तब जाकर कहीं संसद पर ये एक दबाव बनता है कि वो उस कानून को जो है चेंज कर दे। For example, various municipal laws on the use of space within the municipal limits often make hawking and street vending illegal. अब समटाइम्स क्या होता है, वेरियस म्यूनिसिपल जो लॉ होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो फेरी वाले होते हैं या फिर गलियों में है ना, जो रेडी वाली होती है फेरी लगाते हैं, कहते हैं कि वो फुटपाथ पे समटाइम्स स्पेस होती है उसको घेर लेती हैं जो म्यूनिसिपल की होती है, ठीक है, और वहाँ पे खड़े होके वो अपना जो है रोजी रोटी कमाते हैं। नो वन विल डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन, कि जो पब्लिक स्पेस है उसको ओपन ही रखा जाए, वहाँ पे ये लोग अपनी रेडी वगैरह ना लगाएं, सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट्स इजीली, ताकि लोग जो हैं वो फुटपाथ पे चल सकें। ठीक है, कानून तो यही कहता है कि जो म्यूनिसिपल की जगह है उसको, म्यूनिसिपैलिटी की जगह है उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो जगह जो होती है वो फुटपाथ जो होते हैं वो लोगों के चलने के लिए बनाए होते हैं बिजी रोड पर, कि वहाँ पे लोग सेफली चल सकें। लेकिन हाउएवर फिर भी वन ऑल्सो कैनॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन अ लार्ज सिटी। और यही लोग जो होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं, ये किसी भी शहर के मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं उनको बहुत सस्ते दाम में जो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दिस इज देयर मीन ऑफ लिवलीहुड, क्योंकि यही उनके रोजी रोटी कमाने का साधन होते हैं। हैंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, अब अगर ये देखा जाए कि वो फुटपाथ पे क्यों खड़े होकर ये चीज़ें रेडी वगैरह लगा लेते हैं, है ना, या हॉकर्स वहाँ पे बैठ जाते हैं कि ये तो रास्ता रोक लिया उन्होंने, एक तरह से तो वो ठीक है, लेकिन वो एक ग्रुप के लोगों के लिए फेवर में जाता है और दूसरे लोगों के लिए फेवर में नहीं होता है। जैसे अगर उनको वहाँ से उठा दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा तो वो भैया अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। हैंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, तो इस तरह से अगर कानून जो है एक गुट की जो फेवर करता है, डिसरिगार्ड्स द अदर, और वो तो दूसरे को डिसरिगार्ड कर रहा होता है, इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। तो इस तरह से तो फिर इसका विरोधाभास होगा और फिर ये किसी तरह के कन्फ्लिक्ट को, झगड़े को जन्म देगा। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर, वो लोग जो सोचते हैं कि ये जो कानून है वो ठीक नहीं है, कैन अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, टू डिसाइड ऑन द इशू, कि वो इस जो इशू है उसको सॉल्व करे। द कोर्ट हैज़ द पावर, और जो अदालत है उसके पास ये शक्ति है, टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज, कि उस लॉ को मॉडिफाई कर दे, संशोधन कर दे, या फिर उस लॉ को कैंसिल कर दे, इफ इट फाइंड्स दैट दे डू नॉट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एडहेयर मीन्स पालन करना, और जब उन्हें ये लगता है कि इस तरह का कानून जो है वो संविधान के
पालना नहीं कर रहा है। Do you remember the photo easy on the women's movement in the class 7 book? The photos there show the different ways in which citizens can protest. तो कहते फोटोज क्या शो करते थे कि जिसमें सिटीजन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कंपेन एंड शो सॉलिडेरिटी, और वो अपनी कंपेनिंग कर सकते हैं और अपनी एकजुटता जो है वो दिखा सकते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट टू अदर वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ। और ये जो नीचे आपने देख रहे हो कि पिक्स हैं, ये दिखाती हैं कि जो अनजस्ट लॉ है उसके अगेंस्ट लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड। हमें याद रखना चाहिए कि एक नागरिक होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है वो खत्म नहीं हो जाता। किसके साथ? विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव, कि हमने वोट डाल दिया भैया और हमने अपने प्रतिनिधि चुन लिए, बस कहानी खत्म। तो ये नहीं होता है, हमारे उसके बाद भी बहुत सारे जो ड्यूटीज होती हैं। रादर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर। लेकिन जब वो रिप्रेजेंटेटिव हम चुन लेते हैं तो उसके बाद हमें अखबार पढ़ने चाहिए, एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर एमपीज एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड। तो तब हमें उनके जो भी काम कर रहे होते हैं उनको अच्छे से देखना परखना चाहिए, और जब भी हमें ज़रूरत लगे कि हाँ हमारे द्वारा इलेक्ट किया हुआ कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमें उसकी जो है आलोचना भी करनी चाहिए। दस व्हाट वी शुड बियर इन माइंड, लेकिन हमें अपने दिमाग में क्या बात रखनी चाहिए, दैट इट इज़ द एक्सटेंट, कि ये एक सीमा होती है, इन्वॉल्वमेंट जिसमें कि हम शामिल हो सकते हैं, एंड एंथुसियाज्म, और एक उत्साह के साथ हमने एक सीमा में रहते हुए अपने आप को एक सीमा में बांधते हुए इन सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है, ऑफ द पीपल दैट हेल्प्स पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन पर्सनली। क्योंकि पार्लियामेंट को भी इसमें हेल्प होती है जब हम अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके काम में उनके कार्यों की आलोचना करते हैं या फिर हम उसकी प्रेज करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को भी पता लगता है कि कौन से कार्य सही हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।